नमस्कार, मैं रवीश कुमार। बहुतों के लिए ये मान लेने में कोई बुराई नहीं है कि उन्हें ना तो विकास की समझ है और ना हिंदुत्व की जानकारी है। ये और बात है कि इसके बिना भी कई लोग पक्ष में और विपक्ष में दोनों के बारे में प्रामाणिक टिप्पणी करने का दावा करते रहते हैं। ज़्यादातर लोगों की बात कर रहा हूँ। यह बात बीजेपी विरोधी लिबरल पर भी लागू है और बीजेपी समर्थक लिबरल पर भी। उधर भी लिबरल लोग हैं। वैसे ही जैसे आपको कट्टर हिंदुत्व और नरम हिंदुत्व में फर्क करना सिखाया गया है, जिसकी परिपाटी तब से चली आ रही है जब गरम दल और नरम दल के कारण कांग्रेस में विभाजन हुआ था। हिंदुत्व अगर अमृत है तो कट्टर और नरम के फासले का क्या मतलब है? हिंदुत्व अगर जहर है तो कट्टर और नरम का क्या मतलब है? चुनाव से पहले की तमाम रिपोर्टिंग देखिए, योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री की दावेदारी कर रहे थे, उन्हीं की बात चल रही थी। चुनाव के दौरान की तमाम रिपोर्टिंग देखिए, योगी आदित्यनाथ के समर्थक ही दावेदारी कर रहे थे। हिंदू युवा वाहिनी के बगावत की खबर उसी के संदर्भ में थी। शांत हो जाती है वो खबर बीच में। गोरखपुर में अमित शाह के रोड शो को नए मुख्यमंत्री यादगार बना देते हैं। चुनाव के बाद फिर लोग क्यों भूल गए कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे? चुनाव के दौरान उनके समर्थक जो बीजेपी में हैं और जो उनके अपने हैं, डीजे गीत बनाकर बीजेपी की रैलियों में बजा रहे थे कि योगी को सीएम बनाना है, गा रहे थे। पूरे चुनाव में तमाम दावेदारों के बीच किसी ने अपनी दावेदारी प्रमुखता से की तो वो योगी थे। जरूर केशव प्रसाद मौर्य की दाद दी जानी चाहिए, क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री और कामयाब अध्यक्ष अमित शाह के एक छत्र राज के नीचे अस्पताल में भर्ती होकर या अन्य अज्ञात तरीकों से, मुझे मालूम नहीं, अपनी दावेदारी की। मौर्य मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, लेकिन नए होने के बाद भी उन्होंने कोशिश योगी जी से कम नहीं की। राजनीति को हमेशा हार और जीत के खांचे में नहीं देखना चाहिए। हार में भी कोई जीत रहा होता है और जीत में भी कोई हार रहा होता है। मुख्यमंत्री योगी के उभरने से जीत के इस क्षण में कौन हारा है, कोई हारा भी है या नहीं, इसके लिए आप उस प्रेस पर कैसे भरोसा कर सकते हैं जो सूत्रों के हवाले से राजनाथ सिंह, मनोज सिंह, स्वतंत्र देव को मुख्यमंत्री बनवा रहा था। स्वतंत्र देव जी तो राज्य मंत्री बने अंत में। मनोज सिन्हा का नाम 18 मार्च की दोपहर के बाद से तेजी से गायब हुआ। मीडिया के संपर्क में जो सूत्र बैठे थे उन्हें तो सांप सूंघ गया होगा जब योगी आदित्यनाथ का नाम सामने आया होगा। ऐलान कुछ ऐसा था मानो दूसरी बार नोटबंदी की तरह घोषणा हुई है। असर भी कुछ वैसा ही हुआ। यूपी में बीजेपी की जीत पर जितनी समीक्षाएं छपी हैं, उससे कम योगी के ऐलान के बाद नहीं छपी, उससे ज्यादा ही छपी होंगी। बल्कि हर घंटे योगी की समीक्षा करता हुआ एक लेख अवतरित हो रहा है। इन लेखों में योगी के पुराने बयानों का हवाला दिया जा रहा है, जिसमें से कई बयान मुस्लिम विरोधी हैं। स्त्री विरोधी बयानों का हवाला दिया जा रहा है। उतनी ही तेजी के साथ योगी को मुस्लिम हितैषी बताने वाले किस्से भी सामने आ रहे हैं। कैसे मंदिर परिसर में मुसलमानों की दुकानें हैं, कैसे मुसलमानों से उनके अच्छे रिश्ते हैं। एक तरह आलोचक हिंदुत्व वाले फ्रेम को बड़ा कर रहे हैं, दूसरी तरफ समर्थक उनके सेक्युलर फ्रेम को बड़ा कर रहे हैं। योगी जो भी हैं और जितने भी हैं खुलकर हैं। गोरखपुर की जनता ने कुछ तो देखा ही होगा जो 1998 से उन्हें चुनती आ रही है। योगी की भाषा और तेवर, जिसका एक समय बीजेपी के बड़े नेता खुलकर बचाव तक नहीं करते थे, वो चुनाव से पहले उन्हें उम्मीदवार घोषित कर सकते थे अगर इतने काबिल थे। मगर अब सब देखिए तो योगी का किस तरह से बचाव कर रहे हैं, उनमें खूबियां ही खूबियां ढूंढ कर ला रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की संघ परिवार और बीजेपी परिवार में इससे बड़ी जीत कभी नहीं हुई होगी। योगी आदित्यनाथ की अपनी वेबसाइट भी है। 2 साल पहले जब उस वेबसाइट की समीक्षा कर रहा था तो मुझे एक स्वायत्त और निहायत ही व्यक्तिगत किस्म के नेता लगे। उस दौरान नवंबर 2014 के आसपास जब उनकी वेबसाइट मैंने देखी थी तो उसमें सिर्फ योगी ही योगी प्रमुखता से थे। 2014 के साल में जब बीजेपी के नेता की वेबसाइट से लेकर गाड़ी, घड़ी, दीवार, सब पर मोदी जी की तस्वीर होती थी, योगी की वेबसाइट पर सिर्फ योगी थे प्रमुखता से। प्रधानमंत्री की तस्वीरें थी एक दो, लेकिन उतनी प्रमुखता से नहीं। झंडा और निशान उनकी बातें नहीं। योगी का अपनी बातें, योगी की बातें वेबसाइट पर हैं। अब उनकी वेबसाइट पर मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री की भी तस्वीर है, अब अमित शाह की भी तस्वीर है, पहले भी हो सकता है कि थोड़ी जुड़ गई हो। मीडिया में योगी के जो बयान हैं वो भले उनकी छवि बनाने के प्रोजेक्ट के हिस्सा रहे हों, लेकिन उनकी वेबसाइट पर मौजूद लेख थोड़ा अधिक प्रमाण के साथ समझने का मौका देते हैं। 30 से अधिक संगठनों के प्रबंधन का ये काम संभालते रहे हैं। वे शायद बीजेपी के अकेले नेता रहे जिनकी अपनी हिंदू युवा वाहिनी है। उनकी वेबसाइट पर न बीजेपी का झंडा न संघ परिवार का झंडा। बीजेपी और संघ परिवार से स्वायत्त होते हुए भी वे हिंदुत्व और संघ परिवार की राजनीतिक सोच से बाहर के नेता नहीं हैं। ये भी भ्रम नहीं पालना चाहिए। वे बीजेपी के सांसद हैं और काम बीजेपी के लिए ही करते हैं और मुख्यमंत्री भी बीजेपी के हैं।
फिर भी वेबसाइट के सहारे भी योगी आदित्यनाथ की स्वायत्ता को हम समझ सकते हैं। सांसद के तौर पर उनके तमाम कार्यों का ब्यौरा वहां मिलेगा। वेबसाइट पर एक लेख का कॉलम है जिसमें लेखक का नाम नहीं है, मैं मान सकता हूं कि ये उनसे सहमत लेख हैं या उनके ही लेख हैं, जिसमें वे नेपाल के बारे में बहुत कुछ लिखते हैं। जिस तरह से हिंदुत्व के नाम पर लोग उनके विरोधी उनसे चिढ़ते हैं, योगी जी भी माओवाद और कम्युनिस्ट को लेकर काफी खार खाए हुए लगते हैं। उनके लेखों से पता चलता है। कई बार लगता है कि गोरखपुर से बैठकर उनके लेख को देखेंगे नेपाल पर जिस तादाद में है कि वो नेपाल की तरफ ज्यादा देखते हैं, दिल्ली की तरफ कम। इसका कारण यह भी है कि उनकी मंदिर परंपरा में नेपाल की आबादी का बड़ा हिस्सा शामिल है। आरक्षण, मातृशक्ति और नए राज्यों के पुनर्गठन को लेकर कुछ लेख हैं। संदर्भ से अलग व्याख्या का खतरा हो सकता है, मगर कुछ बातें हैं जो आपके सामने पेश करना चाहता हूं। मातृशक्ति वाले लेख में लिखते हैं कि महिलाओं को आरक्षण देते समय इस बात पर विचार करना चाहिए कि इससे घर परिवार में उनकी भूमिका पर क्या असर पड़ा है। वे महिलाओं को 33% आरक्षण दिए जाने के फैसले पर या मांग पर विचार करने की बात करते हैं, समर्थन नहीं करते हैं। महिलाओं को पुरुषों की तरह बनाने में और भी कई खतरे हैं जैसी बातों से आरक्षण की समीक्षा की बात करते हैं। वेबसाइट पर मौजूद लेख में क्रीमी लेयर और एक ही परिवार को बार बार मिलने वाले आरक्षण का विरोध करते हैं। और उस लेख में जो मौजूद है, उस लेख में कहा गया है पहली पंक्ति में कि यह समाज को बांटने वाला है, आरक्षण निकम्मापन बढ़ाता है, लोग काम नहीं करते, स्वावलंबी नहीं होते, इस तरह की बातें। यही नहीं, नए राज्यों के पुनर्गठन नाम से भी एक लेख है जिसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड को अलग राज्य के रूप में बनाए जाने के मसले पर गंभीरता से प्रयास किए जाने की उसमें मांग है और उसका समर्थन है। इसके समर्थन में वो लिख रहे हैं। तो हम बात करेंगे योगी आदित्यनाथ के बारे में कि डर, आशंकाएं, हकीकत और संभावनाएं क्या हैं। गाजीपुर में हमीरपुर में बलरामपुर में लखीमपुर में यूपी के हर कण कण बोले श्री योगी योगी, यूपी के हर कण कण बोले श्री योगी योगी। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूँ। तो उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के नाम से जो धमाका हुआ है उसके असर और विवेचना विश्लेषण पर हम भी बात करना चाहते हैं। हमारे साथ राकेश सिन्हा हैं और लखनऊ से चंद्रभान प्रसाद हैं। आप इन दोनों के परिचय से अवगत हैं ही। राकेश आरएसएस के बारे में अध्ययन करते रहते हैं, उनकी तरफ से बोलते रहते हैं, और चंद्रभान दलित चिंतक के रूप में टीवी पर पेश होते रहे हैं, लेकिन राजनीतिक चिंतक भी हैं। दलित का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ दलित इश्यूज पे ही बोलते हैं, आर्थिक मसलों पे भी बोलते हैं। तो चंद्रभान, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि योगी आदित्यनाथ का नाम जब मुख्यमंत्री के तौर पर आया और जितने तरह के विश्लेषण छपे हैं उनमें देख के मुझे व्यक्तिगत हैरानी हुई कि लोग कह रहे हैं कि अब खुलकर हिंदुत्व होगा। मतलब क्या अभी तक नहीं हो रहा था, अब संघ का एजेंडा चलेगा? तो अभी तक क्या 2.5 साल से संघ के लोग शिमला छुट्टी मना रहे थे? तो योगी आदित्यनाथ का नाम आने से ही इस तरह की प्रतिक्रिया क्यों हुई? हम आपकी भी राय जानना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के रिजल्ट आने के बाद प्रधानमंत्री जी ने बीजेपी हेडक्वार्टर से एक भाषण दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश का इलेक्शन एक न्यू इंडिया की मांग कर रहा है। तो न्यू इंडिया का यह जो प्रोजेक्ट है, ड्रीम उत्तर प्रदेश के इलेक्शन से जो सिटीजन्स और नागरिकों वोटर्स ने दिखाया कि हमें नया भारत चाहिए, और उसके बाद योगी साहब को मुख्यमंत्री नॉमिनेट किया, तो वह कैसी न्यू इंडिया होगी जिसके लीडरशिप में उत्तर प्रदेश में योगी साहब सीईओ होंगे, मुख्यमंत्री होंगे। क्योंकि योगी साहब तो हार्ड हिंदुत्व के एक लोकल आइकन के रूप में जाने जाते हैं। वह कोई इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट कोई इस तरह से तो उनका कहीं इन्वॉल्वमेंट रहा नहीं है। तो यह बड़ी ही मिस्टीरियस चीज है कि न्यू इंडिया प्रोजेक्ट का यूपी का हेड एक मिलिटेंट हिंदू आइकन के हवाले कर हिंदू आइकन तो खुद प्रधानमंत्री भी उसी फ्रेम में देखे जाते हैं आलोचकों के द्वारा कि वो हिंदू आइकन हैं।
तो उनमें वो क्या, अब वो हिंदू आइकन नहीं है जो आपको लग रहा है कि योगी के नाम से आ गया। अगर आपने सीईओ की बात कही, इकोनॉमिक्स में उनका कोई दखल नहीं है, तो जितने भी नए मुख्यमंत्री बने हैं 2014 के बाद से, हम नहीं जानते कि वो अर्थशास्त्र के कितने ज्ञानी हैं और रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे हैं या नहीं रहे हैं। हाँ, ये तो देखिए, ये उत्तर प्रदेश का इलेक्शन भी धार्मिक ध्रुवीकरण पर हुआ है। नो मुस्लिम कैंडिडेट और उस तरफ से बीएसपी का 103 मुस्लिम कैंडिडेट, तो धार्मिक पोलराइजेशन पर हुआ है। और धार्मिक हिंदू व्यक्ति सत्ता में बैठा है, तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जो हिंदू आइकन, पर यह हिंदू आइकन की न्यू इंडिया कैसी होगी? क्या वह न्यू इंडिया पूरी तरह से अर्बनाइज्ड होगी? क्या वह न्यू इंडिया पूरी तरह से इंडस्ट्रियलाइज्ड होगी? क्या वह इंडिया पूरी तरह से अंग्रेजी बोलने वाली होगी? क्या वह इंडिया अमेरिका की तरह लगेगी, या वह इंडिया अतीत के भारत के किसी राम राज्य वगैरह की तरह से लगेगी? वह न्यू इंडिया प्रोजेक्ट क्या है? इसमें कोई कंट्राडिक्शन है क्या? मैं ये तो थोड़ा सा जानना चाहता हूँ। ठीक है राकेश जी, ये एक बात आई कि लोगों ने कहा कि वो हिंदुत्व के कट्टर चेहरा हैं, और अब प्रधानमंत्री या बीजेपी या ये नई रिजीम जो 2014 के बाद चल रही है, उसने विकास का मुलम्मा उतार दिया है, हिंदुत्व का आवरण ओढ़ लिया है। तो इस पे और जो चंद्रभान ने कहा न्यू इंडिया में कैसे योगी फिट होते हैं? देखिए, चंद्रभान प्रसाद जी की बातों को मैं रिफ्यूट इसलिए नहीं करता हूँ कि वो भी वही बात कर रहे हैं जो भारतीय राजनीति में बहुत से लोग किसी के बारे में धारणा बनाकर, धारणा बनने के हो सकता कुछ रियलिटी भी हो, लेकिन रियलिटी के साथ साथ मिथ के साथ धारणा बनाकर और उसकी ऐसी छवि प्रस्तुत की जाती है कि वास्तविकता बहुत पीछे दूर छूट जाती है, जो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। देखिए, मैं इनके बारे में 2-3 बातें अभी अपने सामने रखता हूँ। लोकसभा में इनका जो अटेंडेंस रहा है बहुत ही रिमार्केबल रहा है। वो लगभग 78% के 75-78% के औसत एवरेज इनका हमें नहीं अटेंडेंस। मालूम कि बाकी दूसरे सांसदों का तो कितना राहुल रहा है। गांधी का अटेंडेंस तो 54% रहा, जैसे राहुल गांधी को ले लें। और दूसरी बात है कि जो प्राइवेट मेंबर बिल का एवरेज है, जो एवरेज मेंबर का 1.4 है, इनका 3 है। और जो बिल है वो कोई ऐसे मुद्दों पर उन्होंने नहीं दिया है जो बहुत विवादास्पद हो। तीसरा और एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन आंसर का जो होता है उसमें भी उनका 284 है। मतलब आप उनके लोकसभा के परफॉर्मेंस से क्यों डिफेंड करना? मैं एक बात कर रहा हूँ, 284 है, जो एवरेज 180 है। और राज्य का, उत्तर प्रदेश राज्य के जो सांसद थे उनका 116 एवरेज है। इसी पैमाने पे मनोज सिन्हा फेल हो जाते हैं? नहीं, एक मैं मनोज सिन्हा का परफॉर्मेंस खराब है इस पैमाने पे अगर देखा जाए तो। और मैं दूसरी बात, जब आपका है रोड मैप नहीं है, तो पीआरएस एक रिसर्च संस्था है जो सांसदों पर गौर करते हैं, क्या करते हैं, उसके साइट पर चले जाइए और योगी जी का पूरा बायोडाटा आप देख जाइए। ट्रैफिक से लेकर चाइल्ड लेबर होते हुए, पॉवर्टी एलिमिनेशन से लेते हुए, जो मछुआरे हैं उनकी समस्या, जो हिंदुस्तानी बाहर में रह रहे हैं उनकी प्रोटेक्शन की समस्या, तमाम सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर उन्होंने लोकसभा में हिंदुत्व के आइकन नहीं है। नहीं, मेरी बात सुनिए, लोकसभा में भागीदारी दिखाई है। और जब व्यक्ति वास्तव में अपने दायित्व के आधार पर क्या काम करता है, उसके आधार पर निष्कर्ष निकालना चाहिए। लोकसभा में जो उनका परफॉर्मेंस है, उस लोकसभा के परफॉर्मेंस में उन्होंने ऐसे कठोर मुद्दों को उठाया है जो कि इस समाज के सभी वर्गों को, सभी समुदायों को छूता है। एक अब दूसरी बात में आ रहा हूं, जो बात आप कह रहे हैं, जिनके कारण की एक छवि बनी, जो सवाल उन्होंने उठाया है, छवि वाला। हाँ, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री न्यू इंडिया क्या बनाएंगे? न्यू इंडिया यह बनाएंगे कि योगी आदित्यनाथ आते ही पहला काम किया है, अपने मंत्रियों से कहा कि अपने संपत्ति की घोषणा 15 पहली बार वो नहीं की, वो तो आजकल हर कोई करता है। जो भी कर रहा हो उन्होंने आप यकीन के साथ आप मुझे बताइए, अफसर अपनी संपत्ति घोषित कर दें, मंत्री अपनी संपत्ति घोषित कर दें, आप दिल से बोलिए, आपको लगता है इससे भ्रष्टाचार खत्म हो गया है? ये एक कदम तो है, ये कदम तो बहुत लोग उठा रहे हैं, हाथ से नहीं उठा रहे हैं, बहुतों से उठाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने क्या कहा, डीजीपी को बुलाया शपथ लेने से पहले, जो उनकी छवि थी उनको मालूम है, उनको अपने समर्थकों के बारे में भी कुछ संज्ञान था। उन्होंने बुलाकर डीजीपी को कहा कि उत्सव हो सकता है, उपद्रव को मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा।
उपद्रव को बर्दाश्त नहीं करूंगा। अर्थात ऐसे कुछ एलिमेंट्स जो उनके मुख्यमंत्री बनने की खुशी में कोई भी असामाजिक काम करेंगे मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। एक दूसरी उन्होंने घोषणा की कि मंत्री अपनी संपत्ति की इन घोषणा सब करें। उदाहरणों से जो योगी आदित्यनाथ जिनकी जो छवि भी बनती है वो भी तो सच्चाई है ना, हाँ, छवि क्यों बनी बता दीजिए। है ना, वो जो भी है हाँ, मतलब उस देखिए, छवि को आप भी कैरी करते रहे। मैं बता रहा अनुपम हूं, खेर का हाँ। बयान है या जो भी बयान है देखिए, एक तरह से एक लव उनको जिहाद के बारे में मैं बताता हूं। किनारे किया जाता रहा। वो ठीक है कि वो स्वायत्त, मैं तो उन्हें कहता हूं कि वो भारतीय जनता पार्टी का जो भी संघ परिवार से एक स्वायत्त इकाई है। एक लव जिहाद की बात उन्होंने की, मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे की उनकी नहीं, मैं बातें हैं। एक लव हाँ, जिहाद की बात बताता हूँ। हाँ, अब मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी तो हिंदुत्व संघ की संस्था नहीं है। नहीं है, ठीक बीएस बात है। अच्युतानंदन उसके मुख्यमंत्री थे। 26 जुलाई 2010 को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि पूरी केरला की जनसंख्या को मनी और मैरिजेज के द्वारा परिवर्तित करने की कोशिश हो रही है। केरला हाईकोर्ट ने अगस्त 2009 में इस पर इंक्वायरी कॉन्स्टिट्यूट किया। इंक्वायरी का परिणाम लव जिहाद। एक तीसरा, ओमेन चैंडी ने, आप योगी आदित्यनाथ का जो भी ब्रांड है, जो फायर ब्रांड है, उसको डिफेंड क्यों नहीं कर पा रहे? मैं उसमें कोई समस्या है, मैं वो जानना चाहता हूं। इसका कारण बताता मैंने हूं। उनको सही ठहराने के लिए आप कम्युनिस्टों का उदाहरण लेते हैं। योगी आदित्यनाथ जी के वेबसाइट में देखिए तो कम्युनिस्टों के खिलाफ वो तो खुल के बोलते हैं। नहीं, इसका कारण बताता हूँ। मैंने इसलिए कहा कि लव जिहाद जिसके कारण की छवि आप बना रहे हैं, एक कारण है। वो अच्युतानंदन भी बात कर रहे हैं। ओमेन चंडी जब मुख्यमंत्री थे तो विधानसभा के फ्लोर पर कहा कि 2600 वुमेन, 2600 महिलाओं का, हिंदू क्रिश्चियन महिलाओं का 2009 से 12 चंद्रभान जी, आप हैं क्या परिवर्तित हुआ। क्या मैं ये समझूं कि आप जो योगी आदित्यनाथ की जो छवि थी उसको अभी आप डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि उनकी गलत छवि बनाई गई है। उनकी गलत छवि बनाई उनको गई, डेवलपमेंट ठीक। से अलग दूर ये किया जा रहा मान है। सकते हैं। चलिए, ठीक है। उनकी हिंदुत्व के प्रति आस्था है, नाथ पंथ को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन वो किसी अल्पसंख्यक समुदाय के विरोधी हैं या विकास विरोधी हैं। हिंदुत्व की मान्यता, हिंदुत्व का एजम्पशन यदि कोई मानते हैं कि हिंदुत्व का मतलब विकास विरोधी, हिंदुत्व का मतलब अल्पसंख्यक विरोधी, तो ये इस मान्यता को लोग बदलें। ठीक है।